सेम इनपुट ऑफ टाइम देकर आप हर सब्जेक्ट में सेम आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये ध्यान रखना कि जितना टाइम हम और दूसरे सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं, अगर उतना ही हम बायोलॉजी को देंगे तो हम बायोलॉजी में ज्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं सेम टाइम में। सर्टेन पॉइंट पर, एक सर्टेन मार्क्स पर एक सैचुरेशन आ जाता है। आप अपनी प्रायोरिटी पे रखें बायोलॉजी को, क्योंकि वहां पर आप पूरे में से पूरे मार्क्स आसानी के साथ लेके आ सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जिसका 50% वेटेज है ओवरऑल नीट स्कोर में। हाँ बच्चों, हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी की और हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आशीष दुबे, मैं हूं जोलॉजी मेंटर एट अपना आकाश कोटा। और मेरा नाम है पीयूष शर्मा और मैं हूं बॉटनी मेंटर एट अपना आकाश कोटा। बेटा, इस वीडियो की शुरुआत हम करना चाह रहे हैं इस बात को डिस्कस करके कि आखिर इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस है कि एक जो मेडिकल एस्पायरेंट है, नीट एस्पायरेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, वो बॉटनी जूलॉजी में आउट ऑफ मार्क्स तो लेके ही आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है बेटा, 25 लाख बच्चे जो अपियर हो रहे हैं, क्या सबके 360 आउट ऑफ 360 आ रहे होंगे? सर, मुझे लगता है कि 6 लाख बच्चों के भी 360 आउट ऑफ 360 नहीं आ रहे होंगे। बिल्कुल सर, 6 लाख तो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि उससे भी कम बच्चे होंगे जिनके बायोलॉजी के अंदर पूरे में से पूरे स्कोर आ रहे हों। तो बेटा, सबसे पहले हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर इस टॉपिक पे हमने वीडियो क्यों बनाया आपके लिए और किस तरीके से ये वीडियो आपके हेल्पफुल होने वाला है। तो देखें, यहां पर सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि सेम इनपुट ऑफ टाइम देकर आप हर सब्जेक्ट में सेम आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये क्लेरिफाई हो जाएगा आपको इस वीडियो से कि किस तरीके से प्रायोरिटाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल मार्क बूस्टिंग में। बिल्कुल सर, जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम सेम टाइम फिजिक्स में दे रहे हैं और उतना ही टाइम केमिस्ट्री में दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है हमें ये ध्यान रखना कि जितना टाइम हम और दूसरे सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं, अगर उतना ही हम बायोलॉजी को देंगे तो हम बायोलॉजी में ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं सेम टाइम में। दूसरी बात, हमें ये भी देखना होगा कि जब आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं या उनके क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट पर, एक सर्टेन मार्क्स पर एक सैचुरेशन आ जाता है। कितनी भी मेहनत करने के बाद हम उसमें और मार्क्स नहीं इंप्रूव कर पाते। लेकिन वहीं बायोलॉजी की बात करें तो एक प्रोपोर्शनल तरीके से काम करता है। आप वहां जितनी पढ़ाई करते जाएंगे आपके मार्क्स उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो बायोलॉजी दूसरे सब्जेक्ट से इस तरह से अलग है कि यहाँ पर आप जितना ज़्यादा इसे पढ़ाई कर लेंगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ही आपका स्कोर जो है इसमें बूस्ट अप हो जाएगा। हाँ बेटा, और ये जो है एक सिलेक्शन ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी आपको करनी होगी जिससे कि सिलेक्शन एंश्योर हो पाए। और अगर आप 50% ऑफ द सब्जेक्ट में 50% ऑफ द मतलब जो टोटल मार्किंग है, अगर आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है। बिल्कुल सर, ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर को देखते हुए। कम से कम हमें बायोलॉजी में तो पूरे में से पूरे नंबर लेके आने ही पड़ेंगे। अगर हमें कुछ बच्चों से आगे निकलना है तो एटलीस्ट हमें इस सब्जेक्ट में, जो कि एक सिंपल सब्जेक्ट माना जाता है, तो हमें ये एंश्योर करना होगा कि हमारी कम से कम बायोलॉजी में तो जितने हो सके उतने ज़्यादा नंबर आए, जिससे कि हम बाकी सबसे जो है कॉम्पीट कर सकें। हाँ बेटा, इसीलिए ये टॉपिक हमने चूज किया है क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चों से बात होती है तो वो ओवरऑल अपना स्कोर बताते हैं तो पता चलता है कि वो दे गॉट स्टक एट अ पर्टिकुलर मार्क्स। तो पता चलता है कि सर मेरे 300 से ऊपर बायोलॉजी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन सर मैं मेहनत कर रहा हूं सर सारे सब्जेक्ट में। आप करो मेहनत, सारे सब्जेक्ट में करो, लेकिन जब 300 से ऊपर बायोलॉजी में नहीं आ रहे हैं तो एक बहुत ह्यूज स्कोप आपके पास है अपनी रैंकिंग को बहुत ऊपर तक पहुंचाने का। अगर आप 300 के ऊपर पहुंच जाएं, 360 में से 360 ले आने की कोशिश करें, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए एज कंपेयर टू सेम इनपुट ऑफ टाइम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे दें। मैं बार बार हम लोग इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है जूलॉजी बॉटनी में 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वहां 4 नंबर का आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए सैचुरेशन पॉइंट, आप सैचुरेशन पॉइंट को अचीव कर चुके हो बेटा, वहां पर मार्क्स नहीं बढ़ रहे अगर, और इधर गुंजाइश है, तो आपको यहां पर काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, तो इसीलिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप पहले सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करें। आप अपनी प्रायोरिटी पे रखें बायोलॉजी को, क्योंकि वहां पर आप पूरे में से पूरे मार्क्स आसानी के साथ लेके आ सकते हैं। आप उतने ही एफर्ट्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री में उतने मार्क्स नहीं लेकर आ सकते जी, तो हम अपनी बात को बेटा आपके सामने रखेंगे कुछ पॉइंटर्स में। सर यस सर, तो हमारा जो पहला पॉइंटर है वो है क्या, प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस। हम यहाँ पर डिस्कस करें कि किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन करें और परफॉर्मेंस को किस तरह से बूस्ट करें।
देन बेटा हम लोग बात करेंगे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की, और बिल्कुल लेटेस्ट जो 23 और 24 नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें एक मतलब बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि यार ये चीज तो मतलब पेपर तो हमने भी देखा था लेकिन इतना ज्यादा एनालिसिस करके शायद हमने खुद नहीं देखा, तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। और एंड में बेटा हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटी चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनालिसिस, वही जो 23-24 में आए हुए पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और वहां पर आप ये देखोगे कि किस तरीके से ये पॉसिबल है कि 47% ऑफ द क्वेश्चन, 60% ऑफ द क्वेश्चन वो कुछ फिक्स चैप्टर से ही पूछे गए हैं। बिल्कुल सर। चैप्टर वही रहेंगे आगे भी, ये बात नहीं है, बात ये है कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स को इतना वेटेज दिया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। यस सर। तो आइए बेटा हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन के बारे में, और आपको बहुत ही कामली ये वीडियो देखना है, फ्रूटफुल रहने वाला है तभी जब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। कोई जादुई वीडियो नहीं है जो आप देख लो, देखने मात्र से आपके 360 आउट ऑफ 360 आ जाए। अगर आप कर्मठ हैं, मेहनतकश हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, लर्निंग के थ्रू अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका एक श्योर शॉर्ट वे ये प्रूव होने वाला है। देखिए बेटा, किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आपको दो ही चीजें याद रखनी होती हैं, एक है प्रिपरेशन और दूसरा है परफॉर्मेंस। अब प्रिपरेशन कैसे करें उसकी शुरुआत हो जाती है क्लासरूम से ही। फॉर्मूला आपके लिए है बेटा, आपके लिए है फॉर्मूला LDMR, यानी कि लेक्चर, डाउट, मेमोराइज एंड रिवाइज। अब इसको सुनिएगा आप। देखिए बेटा, सबसे पहले बात यह आती है कि जब आप लेक्चर में बैठें तो 100% कंसंट्रेशन के साथ बैठें, कोशिश करें कि 100% कंसंट्रेशन रहे, ठीक है ना। अब यहां पर दो ही चीजें हो सकती हैं बेटा, या तो कुछ टॉपिक आपको समझ में आएंगे, या तो हो सकता है कि ना समझ में आए, तीसरा कुछ नहीं है। हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपको समझ में आ गए और कुछ से आपको लगता है कि यार इसको ना मुझे डाउट पूछना पड़ेगा बाद में, तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, जब आप लेक्चर अटेंड कर चुके हैं उसके बाद सेल्फ स्टडी के दौरान इसको फिल्टर कर लीजिए बेटा, व्हाट आई गॉट अंडरस्टूड और कहां कहां मुझे इशू है। यह फिल्टर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की रणनीति इसी पे डिपेंड करती है। जो नॉट अंडरस्टूड है उसको डाउट काउंटर पे आइए और पूछिए, ठीक है, रेलेवेंट फैकल्टी से मिलिए, पूछिए। और बेटा दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझ में आ गया है ना, आपने उस पर मेहनत की है, आप लेक्चर में बैठे थे, आपने नोट्स बनाए, आप फुली कॉन्सेंट्रेटेड होकर आपने कंसेप्ट को सुना है, तो जो आपको समझ में आ गया ना बेटा, उसको मत छोड़ो, उसको मेमोराइज कर लो बहुत अच्छी तरीके से। और एक और बात है कि जब आप डाउट पूछने फैकल्टी के पास जाते हैं ना, तो बहुत सारी बार ये हो जाता है सर कि जो डाउट आया है एक्चुअली उसकी एक्सप्लेनेशन में जो उसको ऑलरेडी समझ में आ चुका है ना, वो वाला डेटा हम लोग यूज करेंगे, हम लोग बताएंगे। अब पता चलता है कि जो अंडरस्टूड था वो मेमोराइज हुआ नहीं, तो धीरे धीरे होता क्या है, इसको समझने में समस्या आती है, और ये जो अंडरस्टूड है ये भी मिसअंडरस्टूड की कैटेगरी में चला जाता है धीरे धीरे। तो इसलिए यू हैव टू बाइंड दिस मॉलिक्यूल टू दिस मॉलिक्यूल, ओनली देन यू कैन रिटेन दिस ऑन दिस साइड। बिल्कुल ऐसा है बेटा। तो अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड में आप कैटेगराइज करो, जो अंडरस्टूड है उसको मेमोराइज करो, जो नॉट अंडरस्टूड है उसको आप पूछ लो। तो लेक्चर हो गया, डाउट हो गया, मेमोराइज हो गया। अब सुनिए, ये जो प्रिपरेशन का फाइनल स्टेप है रिवाइज, इसको समझिए आप। इससे पहले कि आपके कंसेप्ट पे धूल जम जाए, उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। रिवाइज कब करना है और कैसे करना है, ये बेटा हर स्टूडेंट का एक अलग अलग विंडो पीरियड होता है। यानी अगर मैंने याद कर लिया, समझा था, डाउट पूछ लिए, मेमोराइज कर लिया, अब हो सकता है कि मुझे वो कंसेप्ट 4 दिन तक याद रहे बिना रिवाइज किए, बिना उसके दोबारा कांटेक्ट में आए, और हो सकता है कि सर को वो 6 दिन तक याद रह जाए। तो बेटा आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, नो योर सेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अपने आप को पहचानो। ये 2 साल की, 1 साल की जो आप मेहनत करते हो, ये फ्लैट किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ये एक जर्नी है जिसमें आप अपने आप को पहचानोगे भी। तो LDMR आप ध्यान रखिए बेटा, लेक्चर, डाउट, मेमोराइज, रिवाइज। लेक्चर होगा अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड में कैटेगराइज कर लो, सबसे पहला काम लेक्चर के बाद सेल्फ स्टडी के दौरान।
और दूसरा, आप जो नॉट अंडरस्टूड है उसको डाउट काउंटर पे पूछ लीजिए, 100% अंडरस्टैंडिंग इंश्योर हो गई। इसके बाद मेमोराइज कर लीजिए जो भी आपको आता है, अदरवाइज वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नॉट अंडरस्टूड में। वैसा नहीं होने देना है। और नेक्स्ट है बेटा हमारे पास परफॉर्मेंस। सर बिल्कुल सर। अब परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि होता क्या है कि जब आप तैयारी कर लेते हैं, आपने सब कुछ पढ़ाई कर ली, अपने लेक्चर भी लिए, आपने चीज़ें रिवाइज भी की हैं बहुत अच्छे से, पूरी प्रिपरेशन है, लेकिन ये देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट जो है वो छोड़ रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे कई तरह के टेस्ट होते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि हम ये वाला टेस्ट दे देंगे, उस वाली टेस्ट सीरीज को छोड़ देंगे। तो जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो अपने साथ बहुत गलत कर रहे होते हैं। कैसे गलत कर रहे होते हैं वो आप समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि अगर हम सिर्फ नीट एग्जाम को देखें, जो 25 लाख बच्चे देखें, तो आपको भी ये मालूम है कि वो सारे के सारे बच्चे तैयारी करके नहीं आए हैं। वहां पर भी सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस चेक करने चले आते हैं। हाँ। वो मेन एग्जाम को चेक करने आ रहे हैं कि चलो एक बार चल के देख के आते हैं कि एग्जाम कैसा होता है। हाँ। यस। और यहाँ पर बच्चे इतने सीरियस नोट पे तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते हुए वो जो रेगुलर टेस्ट होते हैं सर उनको छोड़ देते हैं, और यहीं पर वो कर देते हैं अपनी सबसे बड़ी गलती। लोग मतलब बिना तैयारी के लोग नीट भी दे देते हैं जस्ट एनवायरनमेंट से अपने आप को एक्सपोज करने के लिए। और आप मेन तैयारी कर रहे हो और अपने टेस्ट छोड़ रहे हो, मतलब गजब। ये अपने आप में मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आप एंश्योर करें कि आप कोई भी एग्जाम न छोड़ें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको फाइनल एग्जाम के एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करवाने के लिए। आप रेगुलर जब टेस्ट देंगे तो आप लगभग वैसे ही माहौल में रहेंगे जैसा कि फाइनल टेस्ट में होने वाला है। तो आप उस एनवायरनमेंट से अडॉप्ट हो जाएंगे, जैसे कि टाइम पर पहुंचना, टाइम पर ओएमआर मार्कशीट के अंदर अपनी इंफॉर्मेशंस को भरना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, ओएमआर को भरना, वगैरह वगैरह। दूसरा, रेगुलर टेस्ट को देने से हमारे टाइम टू टाइम नॉलेज जो है वो चेक होती रहती है। हमने क्या तैयारी की है, हम कहाँ पर हैं, हम किस जगह पर बिलोंग कर रहे हैं, हमारी नॉलेज कितनी शार्प है, कितनी नहीं है, इस सब के बारे में हमें टेस्ट को रेगुलर देने से ही मालूम चलता है। तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है वो है पंक्चुअलिटी। आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, आपने प्रायोरिटी वाइज किस तरह से सब्जेक्ट को चुना है और सॉल्व करना शुरू किया है, और फिर उनको ओएमआर के अंदर भरा है। इन सब चीजों की जो शुरुआत है वो रेगुलर टेस्ट से ही होती है, और जो आपको फाइनल टेस्ट में, फाइनल एग्जाम में बहुत मदद करती है। और साथ ही साथ इस सारे पॉइंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे खास है, वो है ये द मेंटल स्टेमिना। ये बहुत जरूरी चीज है सर। जिस तरह से आप किसी फिजिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं या कोई भी ऐसे चैलेंज की बात करते हैं जहां पर आपको फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग करना है, तो आप उसकी तैयारी करते हैं रेगुलर वेट लिफ्ट करने के साथ साथ, जिससे आपका एक फिजिकल स्टेमिना बिल्डअप होता है। ठीक वैसे ही जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, आप रेगुलर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं या रेगुलर टेस्ट अटेंड कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप अपना एक मेंटल स्टेमिना डेवलप कर रहे होते हैं। मेंटल स्टेमिना से मतलब है क्या, कि हम पूरी तरीके से अडप्ट हो चुके हैं, हम पूरी तरीके से अपने ब्रेन को कंट्रोल में ला चुके हैं उस एनवायरनमेंट के लिए जहां पर आप फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। हाँ। सर, अभी कुछ स्टूडेंट्स आए और उन स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर सब कुछ तैयारी बहुत अच्छी थी, हमने बहुत बढ़िया मेहनत की, टाइम से भी हम पहुंच गए, लेकिन सर वहां पर जाके जो है एग्जामिनेशन हॉल में बहुत हड़बड़ाहट हो गई, घबराहट हो गई, और कई क्वेश्चन जो मुझे आते थे मैं उनको भी गलत करा। हाँ सर, इसमें ना बच्चों को ये समझना होगा, बेटा आप जोलॉजी भी पढ़ते हो तो देखो हमारे अंदर ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये जो एक्टिवेशन है ये सर्वाइवल के लिए आया है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन बात ये है कि इसमें हमारे पास जो हार्मोन निकलते हैं वो है कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। अब बात ये है कि ये फायदेमंद तो था ये स्ट्रेटजी हमारे अंदर डेवलप होना, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो ये कॉर्टिसोल क्लाउडी थिंकिंग हार्मोन कहलाता है। आपको जो आता होगा ना वो आपको लगेगा कि यार इसमें कुछ ना संशय है, इसमें कुछ डाउट है, यही वाला होगा कि नहीं। तो आपकी ये जो प्रिपरेशन थी, इतना आपने हार्डवर्क किया था, उसको परफॉर्मेंस में तब्दील करना, वो आपकी मेहनत ओएमआर पे रिफ्लेक्ट हो, इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए। इसलिए टेस्ट देना ही देना है, नहीं आता हो, कुछ तैयारी नहीं पूरी हुई हो तो भी देना है, जस्ट इन ऑर्डर टू फेस दैट एनवायरमेंट। बिल्कुल सर, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है पर फिर भी आप टेस्ट मत छोड़िए। आप बस चेक करने के लिए चले जाइए, या फिर आप बस इसलिए चले जाइए कि बस मुझे 3 घंटे 20 मिनट बैठना है, मुझे ओएमआर फिल करनी है, मुझे सारे क्वेश्चंस रीड ही करने हैं। आप सॉल्व मत कीजिए पर एटलीस्ट उन्हें रीड ही करना है। आप अपनी हैबिट डेवलप कीजिए। कुल मिला के आपको अपना मेंटल स्टेमिना जितना ज्यादा हो सके उतना बूस्ट अप करना है। बिल्कुल सर। तो बेटा हमने बात की अभी परफॉर्मेंस के बारे में। प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस जो दो की एस्पेक्ट हैं जिसका आपको ध्यान रखना है 360 आउट ऑफ 360 ले आने के लिए। केवल प्रिपेयर कर लोगे तो ये इंश्योर नहीं हो जाता है कि आप फुल ऑन मार्क्स ले आ लोगे, है ना। क्योंकि कोई चीज याद
करना और याद रखना और जब पूछा जाए तो उसे बताना, ये 3 अलग अलग चैलेंजेस हैं बेटा अपने आप में। तो इन 2 की एस्पेक्ट का आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा पहला पॉइंटर कंप्लीट होता है। अब आप ध्यान दीजिए जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आए हैं उस पे। तो यहां पे 2023 जो नीट हुआ था, वहां पर जो इनडायरेक्ट फ्रेमिंग वाले क्वेश्चन का परसेंटेज था वो 50% था। देखो, इनडायरेक्ट फ्रेमिंग से हमारा मतलब है कि एग्जैक्ट लाइंस उठकर नहीं आई है, बल्कि उस लाइन से रिलेवेंट चीजें पूछी गई हैं और क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है, उसे फ्रेम कर दिया गया है, जैसे कि फॉल्स और ट्रू की तरह कर दिया हो, या मैच द फॉलोइंग या मैच द कॉलम कर दिया हो, इस तरह से। इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट फ्रेमिंग करना। ठीक वैसे ही अगर हम इस बार की नीट के एग्जाम की बात करें, नीट जो 24 में हुआ है अभी, तो वहां पर लगभग 70% जो क्वेश्चन थे वो इनडायरेक्ट फ्रेमिंग थे। और खास बात यह है कि उस 70% में से भी लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ मैचिंग टाइप क्वेश्चंस थे, जहां पर चीजें को मैच करवाया गया था, 2 कॉलम दे दिए गए थे और उनको आपस में मैच करना था। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। समझ रहे हो आप बेटा? यानी कि आपने प्रिपेयर कर लिया, आपने चीजों को याद कर लिया, लेकिन मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको पता है ऐसी फ्रेमिंग्स होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक साथ एग्जामिनर चाह रहा है कि आप 10 चीजों को रिकॉल करें। बिल्कुल सर। 5 इधर हैं, 5 इधर हैं, आप 10 चीजों को रिकॉल करें, मैच करें, उसके बाद 4 ऑप्शंस में से सही को सेलेक्ट करें और फिर बबल भरें। तो ये अपने आप में एक बढ़िया सा लेवल क्रिएट हो जाता है। अब एग्जामिनर के हाथ सर बंधे हैं, उन्होंने कह दिया ठीक है हम एनसीईआरटी से ही बनाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी से ही आने वाला पेपर भी किस तरीके से अपने लेवल को मेंटेन करे, ये भी तो उन्हीं का जो है डिपार्टमेंट है ना बेटा। तो वो मैच ऑफ द फॉलोइंग इस टाइप से पूछ रहे हैं, या एसर्शन रीजन पूछ रहे हैं, या स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहे हैं, तो उसमें आपकी स्किल लगेगी। और वो तभी होगा जब आप अच्छे से प्रिपेयर करें और सारे टेस्ट दें, चाहे वो एफटी हो, चाहे वो टर्म एग्जाम हो, चाहे वो ऑल इंडिया का टेस्ट सीरीज हो, और फाइनल टेस्ट सीरीज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे हर टाइप की जो पॉसिबिलिटी है, कॉम्बिनेशन है ना, उससे आप अपने आप को एक्सपोज कर पाएं, एक्सपोजर दे पाएं अपने आप को, और उससे ही आप कंफर्टेबल हो पाएंगे। सर एक मैं इंटरव्यू देख रहा था एक स्टूडेंट का, हमारा स्टूडेंट है, उसने कहा कि उसको फाइनल एग्जाम में ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आकाश की कोई फाइनल टेस्ट सीरीज का पेपर दे रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो फीलिंग वो तभी आएगी, वो कंफर्टेबिलिटी तभी आएगी, सिंपैथेटिक की जगह पैरासिंपैथेटिक और रिलैक्सिंग टाइप का मूड आपका तभी बनेगा जब उस टाइप के उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से आप हर रोज निकले हो, कई बार गुजर गए। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर, बहुत जरूरी चीज है। तो ये रहा बेटा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देख लो, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए इन ऑर्डर टू स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन बायोलॉजी। आपका माइंडसेट पहले से ही रहेगा कि मेरे को सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हिस्टामाइन कौन सिक्रीट करता है इनमें से? मास्ट सेल सिक्रीट करती है, हर बच्चे को पता है। तो कैसे लेवल मेंटेन रहेगा? इजी क्वेश्चन बनाना होगा तो ये पूछ लेंगे, लेकिन उनको एक लेवल मेंटेन करना है, इसलिए आप देख रहे हो 70% ऑफ द क्वेश्चन वर आस्क्ड इनडायरेक्ट। फाइन ना? ये बॉटनी का है। सर प्लीज गाइड। यस सर, जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लिया गया है क्योंकि बच्चों का कहना था कि डायग्राम्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डायग्राम्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आप यकीन मानिए कि जो बहुत अच्छे बच्चे थे उनमें से भी कई बच्चों का ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। हुआ क्या कि इस डायग्राम के अंदर पूछा गया कि ये जो सी है, जो लेबल कर रखा है सी पे, ये चीज जो है वो बेसिकली क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए यहां दे रखा है आइडेंटिफाई द पार्ट द सीड फॉर्म द गिवन फिगर व्हिच इज डेस्टाइन्ड टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। सो बेसिकली पूछा ये जा रहा है, ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं रेडिकल के बारे में। ये पूछ रहे हैं कि रेडिकल कहां पर है। अब देखिए हमारे पास 2 डायग्राम्स हैं, एक डायग्राम है 11th की बुक का और एक डायग्राम है 12th की बुक का। यहाँ पर तो अगर 11th की बुक में देखें तो उसके हिसाब से रेडिकल आ रहा है यहाँ पर, जो कि इस डायग्राम में इस तरफ बताया गया है। जबकि अगर हम बात करें 12th के अंदर, तो 12th के अंदर रेडिकल को बताया गया है इस जगह पर। लेकिन बेसिकली जब हम देखते हैं किसी भी सीड को और जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्लास में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं बच्चों को, तो हम देखते हैं जिस जगह पर यहाँ लेबल कर रखा है उस सी पार्ट को कहते हैं हम क्या? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस कह रहे होते हैं। तो बच्चे हो गए कंफ्यूज्ड, उन्होंने सोचा कि यहां पर तो दे ही नहीं रखा है रेडिकल, तो उन्होंने जो डी दे रखा है उसको रेडिकल मान लिया। यानी कि जो बेसिकली कॉलियो रह जाए उनके हिसाब से डी क्या हो गया? अभी डी हो गया क्या? रेडिकल। तो वो क्या करके आ गए? इसका आंसर डी करके आ गए, बट एक्चुअल में इसका आंसर क्या था? सी।
यानी कि ये जो पार्ट है डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा ये गलत है, लेकिन अगर अपन देखा जाए तो ये दोनों ही देख के डायग्राम 11th में दे रखा है ये वाला डायग्राम और 12th में दे रखा है ये वाला डायग्राम। तो अगर हम देखें तो 12th के हिसाब से रेडिकल दे रखा है इस जगह पर, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ पर अपन एम्ब्रियोनल एक्सिस बता रहे होते हैं। तो इसलिए डायग्राम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको डायग्राम्स एक भी नहीं छोड़ना है, डायग्राम्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। वैसे अगर अपन बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कई बार हमने क्लास में बोला, हर बार क्लास में आकाश में ये कहा जाता है कि साइंटिस्ट के जो नाम होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे क्या बोलते हैं कि साइंटिस्ट के नाम इतने ज्यादा जरूरी नहीं है और उन्हें छोड़ देते हैं। एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन एक साथ ऐसे आए हैं जहां पर लाइन से साइंटिस्ट के नाम जितने भी पॉसिबल थे वो सारे दे दिए गए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्वेश्चन 137 है, यहां पर आप देखिए 4 साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं और रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है और एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया। एक ही क्वेश्चन में वो कई इंफॉर्मेशन को आपसे पूछ रहा है और ऐसी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है जो कि बच्चे छोड़ देते हैं। ये तो रहा एक क्वेश्चन। ऐसे ही इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन, यहां पर फिर से वही किया गया, यहां पर फिर से 4 साइंटिस्ट के नाम दे दिए गए हैं और फिर से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई जहां पर मैच द फॉलोइंग टाइप का एक क्वेश्चन बना दिया गया। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको लगती है कि इररिलेवेंट है, ये काम की नहीं है या इस पर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यकीन मानिए क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। डायग्राम्स जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, छोड़ देते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। साइंटिस्ट के नाम जो है वहां से क्वेश्चन बनते हैं और यही ऐसी चीजें होती है जिनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर एक छोटी सी गलती आपको पूरा पूरा क्वेश्चन जो है वो खराब करवा सकते हैं। यस सर। बेटा हम लोग बात करें कि अगर 340 350 है ना, वहां तक आप पहुंच रहे हैं और 5 नंबर 10 नंबर अभी भी कम जा रहे हैं, तो यू हैव टू फिगर इट आउट कि कहां पर प्रॉब्लम है। सिली मिस्टेक हो रही है क्या, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप हल्के में ले रहे हो। हल्के में लेने वाले पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं उनमें से एक आपके सामने है। मैंने कई बार कहा है बच्चों, ये चीज ना बिल्कुल अच्छे से रट लो, बहुत अच्छे से इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि इस पे फ्रेम होने के चांसेस रहते हैं। चाहे इंडिविजुअली पूछ लें, चाहे डायग्राम देके पूछ लें, चाहे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में पूछ लें, चाहे यहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले जीन में ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करा दें, चाहे बैम H1 में करा दें, कंबाइन करके पूछ लिया जाए दोनों प्लाज्मिड को, PBR 322 को और 101। तो यहां पर PUC और PBR के कंबाइंड क्वेश्चन भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कहीं यही रीजन तो नहीं है कि यहां पर 5 नंबर 10 नंबर कम हो रहे हैं। एक और देखिए, यहां पर मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये वाला टेबल दिया हुआ है। अब यहां पर एक तो ये वाला है और दूसरा बेटा आपको पता होगा वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला जो टेबल है ना, यहां से एज इट इज उठ के आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर वहां पर नजरअंदाज कर देंगे आप तो जाहिर सी बात है फिर आपके ही तो नंबर कटेंगे ना। तो वहां पर अगर आप वर्ज पे पहुंच चुके हैं और थोड़ा आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो ये तो केवल एग्जाम्पल है। हो सकता है कि आपको ये मैच ना करे, आपके कुछ और डीमेरिट हो, तो प्लीज फिगर दैट आउट और उस पर काम करिए। ऐसे ही सर मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी और उसने कहा कि सर इस टाइप की डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है कि हिंट सेकंड में बेस पेयर्स कितने होते हैं रिकॉग्निशन एंजाइम में। तो आप देख लीजिए यहां पर जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है हिंट सेकंड के लिए वो दिया हुआ है बेटा 6 बेस पेयर्स, और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाता। लेकिन कई बार हम सोचते हैं, और ऐसा है भी चमत्कार एनसीईआरटी में, कि कुछ कुछ चीजें इस टाइप से डिटेल में दी हुई हैं कि जब वो क्वेश्चन में पूछ ली जाती है तो अपने को लगता है कि ये इतना एनसीईआरटी में नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी उस लेवल को टच करता है। तो आइए हम आगे देखते हैं बेटा किस टाइप से प्रायोरिटी चैप्टर्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। हमारा क्या एनालिसिस है इस पे नीट फेज 1 और फेज 2 में। सर बच्चों को फेज 1 फेज 2 के बारे में एक बार। बिल्कुल, फेज 1 और फेज 2 से मतलब है, एक तो हमारा मेन जो पेपर हुआ था इस बार 2024 का वो पेपर है, लेकिन कुछ सेंटर्स पर क्या हुआ था कि एक पेपर जो है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो ऐसे टाइम पर वो वाला पेपर कैंसिल करके एक दूसरा पेपर दे दिया गया, जैसे सवाई माधोपुर पे ऐसा हो गया था। तो उसको हमने यहाँ पर फेज 2 बोला है, और जो मेन पेपर है जो सब जगह हुआ है, पूरे इंडिया में हुआ है, उसको हमने फेज 1 बोला है। ये सर बेटा देखें यहाँ पर बायोमोलिक्यूल चैप्टर नंबर 1 पे आएगा, यहां पर 6 क्वेश्चन फेज 1 और 8 क्वेश्चन फेज 2 में पूछे गए। बायोमोलिक्यूल चैप्टर क्लास 11th में और एवोल्यूशन चैप्टर क्लास 12th में। ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जिनको अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो काफी दिक्कत हो सकती है।
आपको नोट्स पे रिलाई करना होगा और इनको फ्रेगमेंट्स में पढ़ना होगा। जैसे बायोमोलिक्यूल में भी मैं सर बोलता हूं कि आप एक सिटिंग में ना तो कभी रिवीजन करें, ना इसको एक सिटिंग में आप सोचें कि आप कवर कर लेंगे, आपको इसको पार्ट्स में करना होगा। तो वैसे ही यहां पर बायोटेक फर्स्ट यानी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है हमारा, उससे 4 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन पूछे गए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 और 4 क्वेश्चन पूछे गए। एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन ईच यहां पर पूछे गए फेज 1 फेज 2 में बेटा। एवोल्यूशन से 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 5 और 2 क्वेश्चन पूछे गए। वो लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। मेन बात ये है कि किस टाइप से 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 चैप्टर का अगर आप ओवरऑल वेटेज निकाल लें तो ये मोर देन 50% हो जाता है ओवरऑल पेपर के। बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा प्रीवियस पेपर्स को देखते हुए कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों ही फेजेस में अगर अपन देखें तो ये चैप्टर्स जो है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स या बायोटेक या इसी तरह से और दूसरे चैप्टर्स हैं, इनमें से लगभग एक जैसे नंबर में क्वेश्चन पूछे गए, 6 और 8, 4 या 6 इस तरह से, और ये सबसे ज़्यादा नंबर है क्वेश्चन के हिसाब से अगर दूसरे चैप्टर को अपन कंपेयर करें तो। अच्छा सर, डाइवर्सिटी भी होती है उसमें कि मतलब जैसे जो कोड हमने सॉल्व किया था उसमें पहला ही क्वेश्चन, मतलब बॉटनी का पहला क्वेश्चन वो लेसिथिन और फॉस्फोलिपिड वाला था। उसे आप भी पढ़ाते हैं जी जी, बॉटनी में हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो वहां पर कनेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल माइंड में भी रहना होगा कि ऐसा नहीं है कि उनको जोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ बच्चे ना सरप्राइज हो जाते हैं, है ना, तो आपको सरप्राइज नहीं होना है तो बायोलॉजी ही बेटा, है ना। सर बॉटनी का एनालिसिस थोड़ा समझा दीजिए। ठीक इसी तरीके से अपन बॉटनी को देखें तो जेनेटिक्स 2 जो चैप्टर है, मींस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। फेज 1 पेपर जो था, जो सबका हुआ है कॉमन, उस पेपर में देखें तो 6 क्वेश्चन इसी चैप्टर में से थे, और जो फेज 2 पेपर हुआ था सवाई माधोपुर सेंटर पे, वहां पर इसमें से 4 क्वेश्चन थे। ठीक इसी तरीके से जो प्रिंसिपल वाला चैप्टर है उसमें से 6 क्वेश्चन थे और यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे। एनाटॉमी जो है, प्लांट एनाटॉमी, वहां पर 5 और 4 क्वेश्चन थे। बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया था, हमने हमारा एक पुराना जो वीडियो था इसी चैनल पर, वहां पर बताया गया था, बिल्कुल क्लियरली कहा गया था कि बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है उसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, और वही हुआ। यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखे गए हैं, बिल्कुल क्लियरली देख गए 5 क्वेश्चन सीधे सीधे बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि इसमें से कुछ चैप्टर जो है वो सिलेबस कम जब किया गया था तो हटा दिए थे, तो इसलिए हमने कहा था कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत जबरदस्त चैप्टर रहेगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, और वही हुआ, पूरे 5 क्वेश्चन इसमें से आए हैं। ठीक उसी तरीके से जो पहले एनालिसिस किया था सेल में से भी, सेल साइकिल, सेल डिवीजन में से भी, हमने यही एनालिसिस किया था कि 4-4 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, और वही बने हैं। ठीक उसी तरीके से अगर अपन दूसरे और चैप्टर्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में से 3 क्वेश्चन और मॉर्फोलॉजी में से भी 3 क्वेश्चन। तो इस तरह से कुल मिला के जो 6-7 चैप्टर हैं, 7-8 चैप्टर हैं, ये चैप्टर बॉटनी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, और ऐसा नहीं कि इसी साल रहे, ये लगभग हर साल इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी देनी है, और उसे बहुत अच्छे से लर्न करना है, मेमोराइज करना है, सीखना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू प्यारे बच्चों, अब तक बने रहने के लिए। अगर आप अब तक बने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है ये जो पूरा इंफॉर्मेशन पैकेज हम आपके लिए लेकर आए। आशा करते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा ये वीडियो आपके लिए, और अगर इसी टाइप के और वीडियो आप अलग सब्जेक्ट्स के चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।